हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो है लायबिलिटी ऑफ अ गारंटर इन अ बैंक लोन। कोई व्यक्ति जब भी बैंक के अंदर जाता है लोन लेने के लिए, तो यूजुअली बैंक जो है उसके पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ये भी कभी कभी कह देता है कि जी हमें इस लोन को देने में आपको आपत्ति नहीं है, बट आप कोई पर्सनल गारंटर ले आइए। बैंक जो है इंसिस्ट करता है एक पर्सनल गारंटी के लिए। आपने देखा होगा पीछे ऐसे एक स्कीम निकली थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जो अभी भी चल रही है। उसके अंदर बैंक्स ने एक पर्सनल गारंटर होने के लिए काफ़ी इंसिस्ट किया था। तो इसी तरह से कभी कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है और उससे बैंक जो है ये कहता है कि जी पर्सनल गारंटर आप अरेंज कर दीजिए, किसी की पर्सनल गारंटी चाहिए होगी। तो यूजुअली वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में या अपने बिजनेस रिलेशंस में लोगों को अप्रोच करता है कि जी मेरे बिहाफ पे आपको गारंटी देनी है, लोन तो मैं ही ले रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गारंटी देनी है। तो इस तरह से अगर कोई हमारे सर्कल के अंदर भी हमें अप्रोच करता है कि जी आपको सिर्फ पर्सनल गारंटी देनी है, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड लगेगा और एक आपकी गारंटी डीड साइन होगी, लोन तो मैं ही ले रहा हूँ, मेरे ही अकाउंट से ईएमआई जाएगी, इंटरेस्ट भी मैं ही सर्व करूँगा। आपको वो कन्विंस करता है और आप भी चले जाते हो, जाके गारंटी डीड साइन कर देते हैं। तो बात ये निकल के आती है, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम गारंटी देते हैं किसी की भी बैंक के अंदर, तो वो जो लायबिलिटी है उसका हमारे क्रेडिट रिपोर्ट पे जो सिविल में है, रिकॉर्ड है उसमें, या दूसरी क्रेडिट रिपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा, फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या लायबिलिटी आ सकती है उस लोन अकाउंट की वजह से जो गारंटी हमने दी है, या हमारे ऊपर क्या लायबिलिटी अरोज हो सकती है अगर वो अकाउंट जो है कल को सबस्टैंडर्ड हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके अंदर ओवरड्यू हो जाते हैं। ऐसा है, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 126 से गवर्नड है। और जो गारंटर होता है जिसको कि हम श्योरिटी भी कहते हैं, उसके अंदर 126 के अंदर साफ मेंशन्ड है कि बेसिकली अगर कोई व्यक्ति, प्रिंसिपल बोरोवर, लोन ले रहा है और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो जो गारंटर है, जो श्योरिटी है, बेसिकली वो डिस्चार्ज करेगा उसकी लायबिलिटी को। यानी कि अगर सेक्शन सेक्शन 126 में साफ लिखा है, अगर वह व्यक्ति जो कि लोन ले रहा है या कि जिसने लोन लिया है, अगर वो कल को डिफ़ॉल्ट कर देता है, ठीक है जी, और वो पैसा नहीं दे पा रहा है बैंक का वापस, तो जो गारंटर है उसमें, बैंक उससे रिकवरी करेगा। यानी कि अगर मैंने किसी अकाउंट के अंदर पर्सनल गारंटी दी है, तो बैंक जो है वो कल को डिफ़ॉल्ट होता है और वो पैसा नहीं दे पाता, तो मैं लायबल हूँ उस पैसे को वापस देने का। अगर किसी ने 10 लाख का लोन लिया है और मैंने जाके गारंटी दी है, तो वो डिफ़ॉल्ट के केस में अगर वो पैसे 10 लाख बैंक को नहीं दे पा रहा है, तो बैंक मुझसे रिकवर करेगा। अब बात ये कभी-कभी माइंड में आती है, भई मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाके एक गारंटी डीड पे साइन किए हैं, अपना पैन कार्ड दिया है, अपना आधार कार्ड दिया है। ना तो मैं कोई रिटर्न दिए, ना कुछ दिए, यानी कि मैं तो मतलब फाइनेंशियल गारंटर हूँ ही नहीं, मैं तो नॉन फाइनेंशियल गारंटर हूँ। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि फाइनेंशियल गारंटर और नॉन फाइनेंशियल गारंटर नाम की कोई टर्म होती ही नहीं है। गारंटी का सीधा-सीधा मतलब है, श्योरिटी का सीधा-सीधा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और आपने श्योरिटी दी है, गारंटी दी है उसके लोन को सिक्योर करने के लिए, तो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा है बैंक में, कल को डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो पैसा बैंक जो है आपसे रिकवर करेगा। अब एक बात और है कि अगर जी मैंने गारंटी चलो दे भी दी, तो मैंने तो अपनी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे रखी नहीं है, मैंने तो कोई अपना एसेट वहाँ पे अटैच नहीं किया, तो बैंक में से कैसे रिकवर कर लेगा पैसे भई? इस पे ये बात मैं बता देता हूँ आपको कि अगर जी आपने कोई गारंटी दी है और अगर आपने कोई अपना एसेट नहीं भी वहाँ पे मॉर्टगेज किया या फिर प्लेज किया, तो भी बैंक जो है आपके एसेट्स को लीगल प्रोसेस के थ्रू अटैच कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन अमाउंट। जो लोन अमाउंट के अंदर जितनी भी रिकवरी बनती है इंटरेस्ट के साथ और लिटिगेशन की कॉस्ट के साथ, वो सारा जो है गारंटर से रिकवर कर सकता है अगर प्रिंसिपल बोरोवर से रिकवर नहीं हो पा रहा है लीगल चैनल के थ्रू। और प्रॉपर्टीज़ को मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, उनको वो अटैच कर सकता है। इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ कि एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट थी, राम कुशुन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके ये 2012 के अंदर लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गारंटर है ही इज़ लायबल
टू पे द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय द प्रिंसिपल बोरोवर। यानी कि अगर प्रिंसिपल बोरोवर पैसे नहीं दे पा रहा है बैंक के और डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो गारंटर लायबल है पैसा बैंक को देने के। इस केस में हुआ क्या था, 1982 में एक बोरोवर था गंगा प्रसाद। उसने एक लोन लिया, एग्रीकल्चर लोन लिया 8,425 रुपये का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। तो जो लोन उसने लिया उसमें उसने गारंटी दी थी अपने फादर की, चुन्नीलाल की। ठीक है जी। 1985 में जो मेन बोरोवर था उसका देहांत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके 1 साल बाद जो गारंटर था उसकी भी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि ये जो लोन था ये ख़राब हो जाता है, ये एनपी हो जाता है। तो लोन की रिकवरी के लिए बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को लिखता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिक्वेस्ट करता है लीगल प्रोसीडिंग्स करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो रिकवरी सर्टिफिकेट इस अकाउंट के अंदर 1986 में इशू कर देता है, लोन अमाउंट का भी प्लस इंटरेस्ट प्लस जो कलेक्शन चार्जेस थे। ठीक है जी। तो उस रिकवरी सर्टिफिकेट के बेस पे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था वो जो गंगा प्रसाद की एक लैंड थी उसको अटैच करके उसको बेच देता है। उससे 6,000 रुपये 6,000 रुपीज़ वो रिकवर कर लेता है। लेकिन भाई अब लोन तो ज़्यादा था, तो बैंक क्या करता है, वो दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को अप्रोच करता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को रिक्वेस्ट करता है बैलेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए। और बैलेंस अमाउंट जो है, क्योंकि गंगा प्रसाद के फादर उसके अंदर गारंटर थे, तो जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो उनके लीगल हायर्स के पास चली गई। तो जो लीगल हायर्स थे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उनसे लीगल हायर से लैंड जो है लेके अटैच करता है और उस लैंड को वो जो है सेल पे लगा देता है, 93 में ऑक्शन में लगा देता है। भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो 25,000 रुपये में उस लैंड की ऑक्शन कर देता है। भाई अब जो लीगल हायर्स थे गारंटर के, चुन्नी लाल के, उनका ये कहना था कि जी जो गंगा प्रसाद था उसकी तो और भी प्रॉपर्टीज़ थी, आपने जो है उठा के यही प्रॉपर्टी गारंटर की बेच दी। ठीक है, तो ये तो आपने गलत किया। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिली। फिर वो हायर अपील में आए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। जब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो गारंटर है वो लायबल है पूरा पैसा देने के बैंक को इंटरेस्ट के साथ, अगर जे प्रिंसिपल जो बोरोवर था उससे रिकवरी नहीं हो पाती। वही सेक्शन 128 के अंदर जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ मेंशन्ड है कि लाइबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल बोरोवर। यानी कि अगर प्रिंसिपल बोरोवर जो है डिफ़ॉल्ट कर देता है तो जिस एक्सटेंट तक प्रिंसिपल बोरोवर की लाइबिलिटी है उतनी ही लाइबिलिटी है गारंटर की भी, उस एक्सटेंट तक ही लाइबिलिटी है वापस पैसा देने की बैंक को। यानी कि अगर ये सपोज कीजिए मैंने किसी गारंटी दी, ठीक है जी, और वहाँ पे लोन अमाउंट जो था 10 लाख रुपए का था, जिसने लोन लिया उसने कल को डिफ़ॉल्ट कर दिया और बैंक उसे रिकवर नहीं कर पाया, तो वो पैसा मुझसे रिकवर करेंगे। अगर मैंने कोई एसेट अपना मॉर्गेज नहीं किया, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वहाँ पे मॉर्गेज नहीं किया, प्लेज नहीं किया, तो भी बैंक जो है लीगल प्रोसेस से मेरे जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, उनको अटैच करके उनको सेल करके उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी कुसुम कालरा वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की। ये 2014 में आई थी और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है उसने ये दी थी। इसके मैं फैक्ट्स थोड़े से आपको इलेबोरेट करता हूँ। इस केस में हुआ क्या था कि जो कंप्लेनेंट है, कुसुम कालरा जो कंप्लेनेंट है, उसने एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर रखी थी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। तो ईयर 2000 में उसने एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करी और वो जो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट थी वो 2 साल बाद मैच्योर होनी थी। तो जो 2 साल बाद जब वो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट मैच्योर हुई, तो उसने दोबारा से रिन्यू करा लिया। जब 2004 के अंदर वो दोबारा से मैच्योर हुई, तो उसने बैंक को रिक्वेस्ट की कि ये जो अमाउंट है आप मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि मुझे मुंबई से एक मशीन परचेज़ करनी है और मुझे मुंबई ट्रैवल करना है, तो मुझे फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है। आप इसको मैच्योर करके फ़ंड्स को है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बैंक ने मना कर दिया और बैंक ने इस ग्राउंड पे मना किया कि जो कंप्लेनेंट है वो बेसिकली गारंटर थी एक लोन में, जो कि इनकी किसी नोन ने लिया था और जो प्रिंसिपल बोरोवर था उन्होंने 50,000 रुपये का लोन लिया था और वो डिफ़ॉल्ट में चल रहा था, वो एनपीए था। तो बैंक ने उस अमाउंट को उनको ट्रांसफ़र करने से साफ मना कर दिया। ठीक है जी। कंप्लेनेंट जो था वो जो था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में गया और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर जो
कंप्लेंट दायर करी वो यही करी कि जी वो डायरेक्ट करे बैंक को ये पैसा जो है मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने भी यही कहा कि क्योंकि आपने गारंटी दी हुई है उस लोन की, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए बैंक जो है वो बिल्कुल भी लायबल नहीं है उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर। तो बैंक जो है उस अमाउंट से बिल्कुल उस पैसे को रिकवर कर सकता है जो कि डिफ़ॉल्ट अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को उसको रिकवर कर सकता है। इसके डिसीजन के अगेंस्ट ये स्टेट कमीशन के पास चले गए और स्टेट कमीशन में जब ये आया सामने तो उन्होंने एविडेंसेस पेश किए कि ये जो था उन्होंने ये कंटेंशन की कि ये तो गारंटी डीड इसने साइन ही नहीं करी। तो इन एब्सेंस ऑफ द गारंटी डीड जो स्टेट कमीशन था उसने ये कहा कि जी आप हमारे को ये एविडेंस पेश कीजिए कि इसने गारंटी दी है। तो गारंटी डीड नहीं प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई थी, पर उसने जो प्रॉमिसरी नोट था उसको एंडोर्स किया हुआ था एज ए गारंटर। तो स्टेट कमीशन ने ये कहा कि क्योंकि प्रॉमिसरी नोट जो एग्जीक्यूट हुआ है ये डिफेक्टिव है, ठीक है, इस करके ये वर्ड रहेगा। प्रॉमिसरी नोट को उसने वर्ड डिक्लेयर करके स्टेट कमीशन ने बैंक के अगेंस्ट कंप्लेनेंट के फेवर के अंदर डिसीजन दे दिया। लेकिन जो बैंक था वो स्टेट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट नेशनल कमीशन में गया और जब नेशनल कमीशन में ये आया सामने तो उसने ये देखा कि क्योंकि प्रॉमिसरी नोट के ऊपर एंडोर्समेंट की हुई थी, इसका मतलब ये है कि जो कंप्लेनेंट है उसने गारंटी दी है और जब उसने गारंटी दी है तो इसका ये मतलब हो गया कि शी इज़ लाइबल टू पे दैट अमाउंट। तो डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो है वो लाइबल है, इसलिए कंप्लेनेंट की जो अपील थी, जो कंप्लेंट थी, उसको नेशनल कमीशन ने डिसमिस कर दिया और जो डिसीजन था वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के फेवर में दे दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो है उसने उस अमाउंट से वो जो है अमाउंट को रिकवर किया। क्यों? और ये आप ये देखिए कि इस केस के अंदर उसने जो एफडीआर थी उसको प्लेज नहीं किया था, बैंक ने उस अमाउंट को अटैच किया। लीगल प्रोसेस में जाने के बाद भी कंप्लेनेंट को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिली। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने कोई पर्सनल गारंटी दी है तो एज़ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसकी पूरी की पूरी लायबिलिटी बनती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की। अगर कोई एसेट नहीं भी मॉर्गेज हुआ तो भी बैंक अटैच कर सकता है और ही कैन बी हेल्ड लायबल टू पे ऑफ द ड्यूज़। इस बात को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि हमारी लायबिलिटी अरोज़ नहीं होती है, हमने तो सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है अकाउंट या इरेगुलर चलता है या लेट ईएमआईज़ जाती हैं, तो वो हमारे सिविल के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है, हमारी क्रेडिबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारी क्रेडिट रिपोर्ट होगी वो जब भी सिविल जनरेट करेगा, तो उसके अंदर वो लोन आएगा, वो इंस्टीट्यूशन एज़ अ गारंटर उस पूरी डिटेल को मेंशन करता है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उसके अंदर आता है। तो ये हमें ख्याल रखना है कि हम किसको गारंटी दे रहे हैं और उसकी क्या लायबिलिटी हमारे सर पे आ सकती है। इस वीडियो को हम यहीं पर ही अभी समाप्त करते हैं। अब जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है वो फटाफट इसको मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जो भी मेरे वीडियोज़ आएँ वो अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।